नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। देश में अब तक 9 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावे को खारिज किया। छत्तीसगढ़ में कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए रायपुर जिले में 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन। बिहार में इस महीने सभी दुकानें बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सप्ताहांत लॉकडाउन लगाया गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कल चौथे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के चुशुल में 11वें दौर की बातचीत जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने देश के पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन। और 14वां आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। चेन्नई में पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच जारी। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। आपसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच संबंध लोकतंत्र और कानून के मूल्यों पर आधारित हैं। आज शाम नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रुtte के साथ वर्चुअल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। हमारे संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक्स जैसी वैश्विक चुनौतियों पर हमारी अप्रोच एक समान है। इंडो पैसिफिक रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस जैसे नए क्षेत्रों में भी हमारे बीच कन्वर्जेंस बन रहा है। आज हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर से इस सिलसिले को एक नया आयाम देंगे। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पानी के मुद्दे पर रणनीतिक साझेदारी के साथ संबंधों को एक नया आयाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना भी दोनों देशों के बीच सुदृढ़ आर्थिक सहयोग को नई गति प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कोरोना काल के बाद कई नए अवसर सामने आएंगे और उनमें आपसी सहयोग और बढ़ने की आशा है। श्री मोदी ने कोविड महामारी के दौरान नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीयों का ध्यान रखने के लिए मार्क रुtte को धन्यवाद दिया। देश में अब तक 9 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 36,91,000 टीके लगाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,31,968 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से अधिक हो गई है। कल 780 लोगों की मौत होने से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,67,000 से अधिक हो गई है। 10 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में कोविड के नए मरीज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। 83% से अधिक नए रोगियों की इन 10 राज्यों में पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 56,000 और छत्तीसगढ़ में 10,652 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 61,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 91.22% है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 1 करोड़ 19 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस समय कोविड के
79,000 से अधिक मरीज हैं, जो संक्रमित रोगियों का 60.5% है। कोविड मरीजों में बढ़ोतरी को देखते हुए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने राज्य के अधीनस्थ सेवा गैर राजपत्रित ग्रुप बी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा रविवार को होनी थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में आज हुई एक बैठक में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि महामारी के तेजी से फैलने को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय किया गया है। आयोग शीघ्र ही नई तिथि की घोषणा करेगा। विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि छात्रों को आयु सीमा के दिशा निर्देशों के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उधर दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि राजधानी में कोविड के मामलों में हो रही वृद्धि के कारण ऐसा किया जा रहा है। बिहार सरकार ने आज शाम 7 बजे से 30 अप्रैल तक राज्य भर में सभी दुकानें बंद रखने की घोषणा की है। उच्च अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य भर में सभी धार्मिक स्थल भी आम जनता के लिए बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित परीक्षाओं के दौरान स्कूलों और कॉलेजों को कोविड मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में रात का कर्फ्यू नहीं लगेगा। सरकारी कार्यालयों में 33% उपस्थिति रहेगी तथा राज्य में 11 से 14 अप्रैल तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी हैं। ये परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होने वाली थी। इससे पहले राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छोड़कर सभी कक्षाओं के छात्रों को अगली कक्षा के लिए उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज शाम से रायपुर जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए आज शाम जिले के कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया गया। रायपुर जिले में लॉकडाउन 19 अप्रैल की सुबह तक रहेगा। प्रदेश के राजनांदगांव, बेमेतरा और बालोद जिले में कल से तथा जशपुर जिले में परसों से लॉकडाउन प्रभावी होगा। वहीं दुर्ग जिले में बीते 6 अप्रैल से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए RT-PCR जांच की व्यवस्था की जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश में सभी शहरों में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि रोगी के उपचार और कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए कोई अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश सरकार कोविड मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रही है। पीपल्स हॉस्पिटल और जेके अस्पताल भोपाल में व्यवस्था की गई है। दवाओं ऑक्सीजन की कमी न हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो गई है। इस बीच राज्य में गुरुवार को 4,324 नए कोविड मामले सामने आए हैं। वहीं 27 रोगियों की संक्रमण से मृत्यु हुई है, जबकि 2,296 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पूजा प्रिवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 पर मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक में बताया कि देश में पिछले 7 दिनों में 149 जिलों में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 8 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। 3 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिनों में कोविड का कोई नया मामला नहीं देखा गया है और पिछले 28 दिनों में 63 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। मंत्री समूह की ये 24वीं बैठक थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि लोगों द्वारा उचित एहतियाती उपायों के प्रति दृष्टिकोण और आलस्य के कारण नए मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश ने कोविड के प्रबंधन के लिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है। इस समय देश में 4,068 से अधिक 2,084 कोविड संक्रमित
अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि 4000 से अधिक समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। टीकाकरण के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है और अब तक टीकों की 9 करोड़ 43 लाख से अधिक खुराक लाभार्थियों को दिलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा अब तक 84 देशों को टीकों की 6 करोड़ 45 लाख खुराकें निर्यात की गई हैं। Today at 9 o'clock, the latest figures suggest that 9 crore 43 lakh 34,262 doses have been given to people in India of the various priority groups. And in the last 24 hours itself, we have given 36 lakh 91,511 doses. This figure, in fact, in last week, we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति के बारे में बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें। हम 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज हो, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में कोविड वैक्सीन की कमी के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे को आज खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। श्री प्रसाद ने राहुल गांधी के अब तक कोविड वैक्सीन नहीं लेने पर सवाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बल्कि वहां स्वास्थ्य सेवा की कमी है। श्री गांधी द्वारा कोविड टीकाकरण के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र पर भाजपा नेता ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां टीके लगवाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के साथ जांच, उपचार और पहचान पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री प्रसाद ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर फार्मा कंपनियों की पैरवी करने का भी आरोप लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में श्री राहुल गांधी ने कोविड के टीके निर्यात किए जाने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था और जरूरतमंदों के टीकाकरण की मांग की थी। उन्होंने राज्य सरकारों को वैक्सीन की खरीद और वितरण के लिए और अधिकार दिए जाने की भी मांग की थी। रेलवे ने कहा है कि देश में रेल सेवा को बंद करने अथवा इसमें कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य में रेल सेवा को समाप्त करने अथवा इसमें किसी तरह की कटौती करने का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए रेलगाड़ियों की कोई कमी नहीं है और आवश्यकता के अनुसार रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने मीडिया से रेल यात्रियों में भीड़ के बारे में किसी भी प्रकार की अटकलबाजी से बचने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों के लिए रेलगाड़ियों में पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के डॉक्टर संजीव कुमार इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोक
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। देश में अब तक 9 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावे को खारिज किया। छत्तीसगढ़ में कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए रायपुर जिले में 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन। बिहार में इस महीने सभी दुकानें बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सप्ताहांत लॉकडाउन लगाया गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कल चौथे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के चुशूल में 11वें दौर की बातचीत जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने देश के पूर्वी क्षेत्रों में उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन और 14वां आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। चेन्नई में पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच जारी। पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान मशीन के साथ मतदान पुष्टि पर्ची मशीन का उपयोग करने का फैसला किया है। कोविड महामारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केंद्र में अधिक से अधिक 1000 मतदाताओं की अनुमति का फैसला किया है। पहले ये संख्या 1500 थी। कोविड संक्रमित या संदिग्ध संक्रमण वाले मतदाताओं को भी, जिन्हें घर या संस्थागत पृथकवास में रखा गया है, सक्षम प्राधिकरण के प्रमाणन के बाद दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के साथ डाक मतपत्र से वोट देने की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पेयजल, शौचालय और प्रतीक्षालय जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस चरण में 5 जिलों की 44 सीटों के लिए 50 महिलाओं सहित 373 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 56 लाख से अधिक महिलाओं सहित 1 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। 12,310 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सभी 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और वामपंथी तथा उनका गठबंधन इंडियन सेकुलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव मैदान में है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 22, बसपा ने 13, कांग्रेस ने 9, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 6, इंडियन सेकुलर फ्रंट ने 4, आरएसपी ने 2 और कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। इनके अलावा 153 निर्दलीय और 73 अन्य उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कल के चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं अलीपुरद्वार में हमारे संवाददाता मानस प्रतीम शर्मा से। मानस, कल के स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं? जी विमलेंदु, नॉर्थ बंगाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहाँ कोचबिहार जिले में 3,229 पोलिंग बूथ है और अलीपुरद्वार जिले में 1,700 से थोड़ा ज्यादा पोलिंग बूथ है। हर पोलिंग बूथ पर हाफ सेक्शन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही 50% से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को वेबकास्टिंग व्यवस्था के जरिए देखा जाएगा। इनके अलावा यहाँ पे जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किया गया है और माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे। इनके अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस को भी यहाँ पे तैनात किया जाएगा ताकि शांति प्रक्रिया चुनाव के समय बनी रहे। विमलेंदु, मानस, इस चरण में मतदान के प्रचार में कौन कौन से मुद्दे छाए रहे? देखिए, यहाँ प्रमुख मुद्दे की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस और वाम दल, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए। भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि अगर सरकार बनती है तो जितने भी केंद्र सरकार के स्कीम्स है वो यहाँ लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के जो फायदे हैं वो पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को मिलेगा।
तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पे चाय बागानों में काम कर रहे लोगों की बातें निकाले, उनके लिए जो चाय सुंदरी बोल के जो स्कीम है पिछले साल जो लागू किया गया था उस स्कीम के बारे में बताया गया। फिर यहाँ पे जो गैस हो या पेट्रोल हो या डीजल की जो कीमत बढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो मुद्दा भी टीएमसी ने यहाँ पे चुनाव में प्रचार में निकाले। तो ये सब मुद्दे हैं जो यहाँ पे नॉर्थ बंगाल में खासकर इन 2 जिलों में हम लोग को सुनने को मिला, देखने को मिला। विमलेंदु, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ये थे अलीपुर द्वार से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। उधर 5वें चरण का प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के जाने माने नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगने के लिए तूफानी दौरे करने में जुटे हैं। इस चरण में 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस बीच निर्वाचन आयोग ने 28 मार्च और 7 अप्रैल को सुरक्षा बलों के खिलाफ टिप्पणी करने पर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे कल 11 बजे तक जवाब देने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने ममता बनर्जी को ये दूसरा नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लंबे समय से उपेक्षित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की लिखी पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने दोहराया कि केंद्र का सभी क्षेत्रों में विकास के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष परियोजनाओं का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा तथा उद्योगों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र तटवर्ती क्षेत्रों के मछुआरों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए नीली क्रांति के प्रति वचनबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग, तटवर्ती जलमार्ग, तेल और गैस पाइपलाइन के व्यापक नेटवर्क उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को याद कर रहा है। उन्होंने इस बात पर अफसोस व्यक्त किया कि स्वतंत्रता संग्राम की कई महत्वपूर्ण घटनाएं देश के समक्ष उचित रूप में पेश नहीं हो सकी। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और कहा कि इस अभियान से वैसी ही ऊर्जा का प्रवाह होगा जैसा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखने को मिला था। आज देश अमृत महोत्सव में आजादी के इतिहास को फिर से जीवंत कर रहा है। आज हम स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं ताकि हमारे युवा उसे न केवल जाने बल्कि अनुभव करे, नया आत्मविश्वास के साथ भर जाए और कुछ कर गुजरने के मकसद से नए संकल्पों के साथ आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने बताया कि ओडिशा में हजारों किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, तटीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें राज्य के कुछ हिस्सों को जोड़ा जा सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 वर्षों में राज्यों में सैकड़ों किलोमीटर लंबी रेल लाइनें भी बिछाई गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में तेल और इस्पात क्षेत्र में बड़ी संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसी तरह नीली क्रांति के जरिए ओडिशा के मछुआरों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चुशुल में 11वें दौर की बातचीत हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के कोर कमांडर इस क्षेत्र में शेष विवादास्पद स्थानों से सेना हटाने के बारे में वार्ता कर रहे हैं। इससे पहले 20 फरवरी को सेना कमांडरों की बैठक हुई थी। भारत ने आज लक्षद्वीप और आसपास के द्वीपों से कुछ दूरी पर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में अमरीकी जहाजों की गश्ती पर अपनी चिंताओं से अमरीका को अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राजनयिक माध्यम से अमरीका को अपनी चिंताएं बता दी गई हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुसार भारत की घोषित स्थिति यह है कि तटीय देश की सहमति के बिना विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी भी सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास या हथियारों के इस्तेमाल के लिए इसका उपयोग अधिकृत नहीं करता। बयान में कहा गया है कि फारस की खाड़ी से निकलकर मलक्का जलडमरू मध्य की ओर जाने वाले अमरीकी जहाज यूएसएस जॉन पॉल जोन्स की लगातार निगरानी की गई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का आज निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार थे।
प्रिंस फिलिप और महारानी एलिजाबेथ की शादी 1947 में हुई थी। एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप का 1 महीने तक अस्पताल में इलाज होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिंस फिलिप के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ब्रिटेन की जनता और शाही परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनका सैन्य सेवा में एक विशिष्ट स्थान था और उन्होंने कई सामुदायिक सेवा के लिए भी पहल में अग्रणी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वे ब्रिटेन के नागरिकों और शाही परिवार के साथ हैं। आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 11वें ओवर में 1 विकेट पर 88 रन बना लिए थे। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मैच दर्शकों के बिना खेला जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 155 अंक लुढ़ककर 49,591 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 39 अंक कम होकर 14,835 पर आ गया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। तापमान 16 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 और 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। कोलकाता में कहीं कहीं बादल छाए रहने के साथ सामान्य या गरज के साथ बारिश हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में भी आसमान साफ रहेगा। तापमान 15 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लेह में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 8 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, हालांकि दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में विश्व के पहले माइक्रो सेंसर आधारित नैनो स्निफर उपकरण की शुरुआत की, जो विस्फोटक का पता लगाने में सक्षम है। इसे आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप वेहेंत टेक्नोलॉजीज द्वारा बाजार में उतारा जा रहा है। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि नैनो स्निफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक कदम है। अनुसंधान, विकास और उत्पादन के मामले में नैनो स्निफर 100% स्वदेश में विकसित उत्पाद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। देश में अब तक 9 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावे को खारिज किया। छत्तीसगढ़ में कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए रायपुर जिले में 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन। बिहार में इस महीने सभी दुकानें बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सप्ताहांत लॉकडाउन लगाया गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कल चौथे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के चुशुल में 11वें दौर की बातचीत जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने देश के पूर्वी क्षेत्रों में उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।